नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। 5 दिन चलने वाला 8वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 20 फरवरी को प्रारंभ। आम लोगों में वैज्ञानिक सोच तथा विज्ञान के प्रति रुझान पैदा करना है उद्देश्य। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह को भारत के पहले एक्स-रे इमेजिंग टेलीस्कोप के डिजाइन में योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पुरस्कार। तेलंगाना के पास्तापुर गांव में खेती के लिए पर्माकल्चर का उपयोग, दीर्घकालीन कृषि को प्रोत्साहन का उदाहरण। भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए इंडो यूएस छात्रवृत्ति प्रारंभ। उत्तर पूर्व भारत के किसी राज्य में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 24 फरवरी तक असम के गुवाहाटी में 8वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जनसंचार तथा पत्रकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य विज्ञान पर आधारित फिल्मों के द्वारा लोगों में वैज्ञानिक रुझान प्रोत्साहित करना है, ताकि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ही न सीमित हो और आम लोगों को भी उसके विषय में जानकारी हो। इस महोत्सव में दुनिया भर से विज्ञान पर आधारित फिल्में दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा विज्ञान संचार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं तथा विशेष कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। कई लोगों को विज्ञान समझने में परेशानी होती है, लेकिन वैज्ञानिक विषयों पर अच्छी फिल्म बनाई जाए तो संबंधित विषय आसानी से समझ में आ जाता है। आम लोगों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि प्रोत्साहित करने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी उद्देश्य तथा उत्साह के साथ 20 फरवरी 2018 को असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में भारत के 8वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता माइक पांडे ने किया। महोत्सव का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्था विज्ञान प्रसार तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के संचार तथा पत्रकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से किया था। ऐसे कारगर फेस्टिवल जो हैं वो जब दूर दराज तक लोग ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते हैं तो एक बदलाव लाते हैं और ज़रूरत है बदलाव की। और सबसे तेज़ तरीका है शिक्षा और ज्ञान पहुंचाने का लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म के थ्रू। इससे पहले कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस बार भी 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य समेकित विकास में विज्ञान के योगदान के प्रति गहरी समझ उत्पन्न करना है। कुल मिलाकर जो मकसद है टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी। आखिर कैसे साइंस की बात सोसाइटी तक पहुंचे, कैसे लोग साइंस का जो परसेप्शन है उसको चेंज करें। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर मृदुल हजारिका ने देश भर के 300 से अधिक फिल्म निर्माताओं को एक मंच पर लाने तथा विज्ञान पर आधारित फिल्में बनाने के महत्व को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। महोत्सव में प्रदर्शित फिल्में स्वास्थ्य, जल संसाधन प्रणाली, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय शिल्प में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित थी। हर वर्ग में गोल्डन बीवर, सिल्वर बीवर तथा ब्रॉन्ज बीवर नामक 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। इस वर्ष फिल्मों को 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्रायोजित 21 फिल्में दिखाई गई हैं। वर्ग बी में स्वतंत्र फिल्मकारों तथा प्रोडक्शन हाउस की बनाई 12 फिल्में हैं। वर्ग सी में कॉलेज के छात्रों की बनाई 16 फिल्में शामिल की गई हैं, जबकि वर्ग डी में 6ठी से 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों द्वारा निर्मित 16 फिल्मों को रखा गया है। छात्रों की बनाई कुछ फिल्मों के नाम हैं बैटल ऑफ क्लीनलीनेस, कलर्स ऑफ नेचर तथा इंडियन एनवायरनमेंट एट दिस मिनट। ऐसे अवसर छात्रों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को नए तथा दिलचस्प तरीके से सीखने में मदद देते हैं। इसके अलावा वर्ग ई में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आई 17 विदेशी फिल्मों को शामिल किया गया है। अगले हफ्ते हम आपको 2018 में गोल्डन बीवर जीतने वाली फिल्मों के विषय में विस्तार से बताएंगे। महोत्सव में फिल्म प्रदर्शन के साथ विभिन्न कार्यशालाएं तथा इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइंस फिल्म मेकिंग जैसे विषयों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में फिल्म बनाने की संभावनाओं का विस्तार हो।
2018 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित प्रतिभाओं पर अपनी श्रृंखला जारी रखते हुए इस बार हम आपको मिला रहे हैं प्रोफेसर कुलविंदर पाल सिंह से, जिन्हें भारत के पहले सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप का डिजाइन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंसा पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस टेलीस्कोप का उपयोग अब भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट में हो रहा है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। टेलीस्कोप का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। खगोल विज्ञानी इसका प्रयोग नए ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं को देखने तथा ब्रह्मांड से जुड़े नए अनुसंधानों के लिए करते हैं। ब्रह्मांड में उच्च ऊर्जा प्रसारित करने वाले आकाशीय पिंडों की भरमार है। आमतौर पर जमीन में टेलीस्कोप स्थापित होते हैं जो हमें इन आकाशीय पिंडों को देखने में मदद करते हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वातावरण की सतह इन आकाशीय पिंडों से विस्तरित अधिकांश उच्च विकिरणों को रोक देती है। उच्च विकिरणों के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में वेधशाला तथा टेलीस्कोप स्थापित करने की आवश्यकता होती है। 28 सितंबर 2015 को भारत ने एस्ट्रोसैट प्रक्षेपित किया, जो रेडियो, पराबैंगनी तथा एक्सरे जैसे बहुआयामी तरंग दैर्घ्य खोजने वाली अंतरिक्ष में देश की पहली बहुआयामी अंतरिक्ष वेधशाला थी। ये तरंग दैर्घ्य खगोल विज्ञानियों को अनिवार्य रूप से दूरस्थ ब्रह्मांड में स्थित पिंडों की संरचना, ढांचे तथा गति की जानकारी देती हैं। एस्ट्रोसैट सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SXT से लैस है, जो 0.3 से 8.0 के ईवी ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो एक्सरे फोटोन कण, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है, अपनी उच्च ऊर्जा के कारण प्रकाश की गति से एक्सरे टेलीस्कोप के शीशे में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि सामान्य टेलीस्कोप प्रकाश को 90% तक प्रतिबिंबित कर देते हैं। प्रोफेसर कुलविंदर पाल सिंह ने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR मुंबई में भारत का पहला सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें 2018 के लिए इंसा फेलो चुना गया है। प्रोफेसर KP सिंह के योगदान में आधुनिकतम उपकरणों के साथ उपग्रहों की डिजाइन तैयार करना, निर्माण तथा प्रक्षेपण शामिल है। नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू तारामंडल में सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप प्रदर्शनी के लिए भी रखा गया है। The X-rays have been a new window in the entire spectrum of electromagnetic waves through which we perceive the entire universe. So the universe, we see now in radios and in infrared, in visible light, X-rays, gamma rays. But only up to 60-70 years ago, the only way you could look at the universe was through visible eyes and looking at regular optical telescopes. So all these wonderful new windows in which you can probe the universe and study its origin and study how these very strong emissions are produced can be now seen. प्रोफेसर सिंह एक्सरे तथा बहुआयामी खगोलीय तरंग दैर्घ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। इसरो द्वारा प्रक्षेपित कई रॉकेटों के लिए उन्होंने एक्सरे उपग्रह पेलोड विकसित किए हैं। 1976 से 1981 के बीच उन्होंने TIFR से बलून पेलोड प्रक्षेपित किया, जिनसे अंतरिक्ष में तारों तथा आकाशगंगा के बीच विकिरण का अध्ययन किया जा सके। KP सिंह ने लाइब्रेरी से नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जर्मनी, जापान तथा यूनाइटेड किंगडम के प्रक्षेपित विभिन्न उपग्रहों के आंकड़ों का उपयोग कर अंतरिक्ष से जुड़े कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के केंद्र पर शोध किया, जहां से होकर एक्सरे गुजर सकती है। सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियाई किसी आकाशगंगा के मध्य स्थित वो क्षेत्र है जहां विकिरण की दर ऊंची होती है तथा जिसमें अत्यंत विशाल ब्लैक होल्स होते हैं। प्रोफेसर सिंह ने पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया तथा मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से PhD पूरी की। वो कई अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों के सदस्य हैं, जैसे भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी।
2004 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान तथा क्रिया विधि के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तथा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी आजीवन सदस्य हैं। डॉक्टर सिंह के शोध तथा अध्ययन ने आकाशीय पिंडों से आने वाली विकिरणों के अध्ययन तथा उनकी क्रियाविधि समझने का क्षेत्र विस्तृत किया है, जिससे ब्रह्मांड की आधारभूत भौतिकी की समझ भी विस्तृत हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से वापस लौटने पर हम चलेंगे तेलंगाना के गांव पास्तापुर में, जहां किसान एक अनोखी तथा दीर्घकालीन कृषि विधि प्रयोग में ला रहे हैं। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि बने, अपनी कृतियों के दम पर बने। हिंदी क्षेत्र में तुलसीदास आज अगर कोई सबसे लोकप्रिय कवि है तो मैथिलीशरण गुप्त है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। विरासत में इस बार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अंधाधुंध तथा बेहिसाब रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों के प्रयोग के बदले आज देश को दीर्घकालीन कृषि की आवश्यकता है। इस दिशा में तेलंगाना का पास्तापुर गांव देश भर के लिए एक उदाहरण बन गया है। इस गांव में खेती के लिए पर्माकल्चर का उपयोग किया जाता है। तो क्या है पर्माकल्चर तथा ये किस प्रकार दीर्घकालीन है, आपको बताते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया ताकि वैश्विक जनसंख्या को आहार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे 2050 तक 9.1 अरब हो जाने की संभावना है और जिसका 70% हिस्सा शहरों में रहता है। इस स्थिति में कम संसाधनों तथा इंसानों की मदद से अधिक खाद्य उत्पादन करना, मिट्टी तथा जल संरक्षण करना और लोगों को दीर्घकालीन कृषि के लिए उत्प्रेरित करना आवश्यक है। भारत का एक छोटा सा गांव तेलंगाना का पास्तापुर पारंपरिक फिर भी अद्भुत कृषि विधि का प्रयोग कर एक मिसाल बन गया है, जिस विधि को पर्माकल्चर कहते हैं। पर्माकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, परमानेंट तथा एग्रीकल्चर। 10 एकड़ के इस छोटे से फार्म में किसानों ने विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए हैं, जैसे टीक, जुनून के फल, सीताफल, बादाम तथा मोरिंगा। पेड़ों की टहनियों में विभिन्न प्रकार के बेल तथा मधुमक्खियों के छत्ते हैं। इस प्रकार किसान साल भर फल, लकड़ी तथा औषधियों के अलावा मधुमक्खियों से प्राकृतिक शहद भी प्राप्त करते हैं। तेल तथा अन्य मौसमी उत्पादों के लिए अलसी, आलू, प्याज तथा अन्य सब्जियां भी लगाई गई हैं। गेहूं तथा ज्वार जैसे अनाज तथा दाल और मटर जैसे फलीदार पौधे भी उगाए जाते हैं। इस खेत में बकरियां, मुर्गे तथा गाय जैसे विभिन्न जानवर भी साथ रहते हैं। करीब से देखने पर स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक डिजाइन देखने को मिलता है, जो लंबे समय में पर्यावरण तथा समाज के लिए लाभदायक है। Permaculture is a design science, otherwise design system, looking at working with nature, otherwise establishing a cooperative relationship with nature. So it has 3 ethics, that is based on the care of earth, care of people and fair share. So that is why it's very, very important to look at all these aspects. The permaculture is one of the great design science because it includes human settlements and the animals and soils and plants and forest and life systems on this globe, across the globe, and is in the planet Earth. आइए देखते हैं पर्माकल्चर खेत किस प्रकार वैज्ञानिक डिजाइन के अनुरूप है। बाहरी हिस्सों में लगे पेड़ तेज वायु की गति धीमी करते हैं, यानी वो छोटे पौधों को दोपहर बाद की तेज धूप तथा तेज हवा से संरक्षित करते हैं। ज्वार तथा गेहूं जैसे अनाज के साथ दाल जैसे फलीदार पौधे लगाए जाते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं तथा यूरिया जैसे रासायनिक खाद के प्रयोग की संभावना खत्म करते हैं। फलीदार पौधों की नोड्यूल्स नामक गोल संरचना में विशिष्ट जीवाणु पाए जाते हैं,
जो मिट्टी के नाइट्रोजन को उस रूप में परिवर्तित करते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाती है। अनाज कटाई के बाद अवशेषों को चारा के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है, जिसके बदले जानवर खेत जोतने में मदद करते हैं तथा दूध और अंडा देने के अलावा गोबर भी उपलब्ध कराते हैं। गोबर जीवाणुओं तथा जैविक पदार्थों से भरपूर होता है, जो खाद के रूप में मिट्टी का पोषण करते हैं। वनस्पतियों के संयोजन का वैज्ञानिक आधार होता है। उदाहरण के लिए केला, मिर्च तथा फलियों के साथ लगाया जाता है। फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखती है, जबकि मिर्च केले की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं का नाश करती है और फलों का उत्पादन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त खेत में जल पुनर्चक्रण की भी व्यवस्था है। सिंचाई के लिए रसोई के पानी का प्रयोग किया जाता है। खेत में गड्ढे तथा रिसाव वाली टंकियां भी लगी हैं, जो बारिश का पानी एकत्र कर गर्मियों में उसका इस्तेमाल करती है। इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए बाहरी जल स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इन दिनों गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में पर्माकल्चर फार्म का प्रचलन बढ़ रहा है, जो दीर्घकालीन कृषि की ओर लोगों के बढ़ते रुझान का परिचायक है। लंबी अवधि में कृषि के ये उपाय लाभदायक साबित होंगे तथा देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। घर हो या पेशेवर दुनिया, महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अंतरिक्ष, सेना, परमाणु विज्ञान इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्होंने अपने योगदानों के द्वारा अपना महत्व साबित किया है। अब महिला वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने के लिए मदद देने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संस्थान ने इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित तथा मेडिसिन के क्षेत्र में महिलाओं को इंडो यूएस छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया है। तो ज्ञान विज्ञान इस छात्रवृत्ति के विषय में आपको विस्तार से बता रहा है। महिला सशक्तिकरण तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की दक्षता निखारने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम यानी IUSSTF ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित तथा दवा या STEMM क्षेत्रों में इंडो यूएस छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस अनोखे कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय महिलाओं, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीकी विदों को एक मंच प्रदान करना है, ताकि वो अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान कर सकें। छात्रवृत्ति को 2 भागों में विभक्त किया गया है, वुमेन ओवरसीज स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम तथा वुमेन ओवरसीज फेलोशिप प्रोग्राम। महिलाएं दोनों भागों में निम्नलिखित क्षेत्रों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं: कृषि विज्ञान, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, रसायन विज्ञान, संज्ञात्मक विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, गणित तथा अभिकलात्मक विज्ञान, चिकित्सा तथा शरीर विज्ञान। इनके अलावा ये शुरुआत भारतीय महिला छात्रों तथा वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान एवं विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार भारत में अगली पीढ़ी की महिला वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विदों को अमेरिकी वैज्ञानिकों से विचार विमर्श का अवसर प्राप्त होगा तथा दीर्घकालीन अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग में मदद करेगा। The main objective is to encourage first of all women into STEM related research. The second objective is to provide them that additional exposure of the US S&T ecosystems, how systems work there, what is the kind of interaction between the mentors and the students, what are the kind of advanced research facilities available there. They are also likely to acquire some specific skill sets in terms of handling those sophisticated instruments, in terms of acquiring those characterization skills. And when they come back, probably they'll have some takeaway from this experiential visit, and they can come back and integrate those takeaways into their own research programs. वुमेन ओवरसीज फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों को भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नियमित पद पर होना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में 28 फरवरी 2018 तक 27 से 50 वर्ष आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दोनों कार्यक्रमों में आवेदन करने संबंधी योग्यता, मासिक छात्रवृत्ति आदि से संबंधित जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखें।
STEMM कार्यक्रम में महिलाओं के लिए इंडो यूएस फेलोशिप कार्यक्रम न सिर्फ प्रतिभावान भारतीय महिलाओं तथा छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा, बल्कि अमेरिका के मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा उनके प्रयोगशालाओं में आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा भी मिलेगी। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम विशिष्ट क्षेत्र की महिला वैज्ञानिकों तथा छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का और आगे बहुत कुछ है बाकी, तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। With 250 million children attending school, India has the largest number of enrollments in the world. But the quality of education imparted at the primary and the secondary schools has dipped to unacceptable levels. हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस हैं पर हमें इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। Education is meant to teach us how to learn, but today the Indian education system focuses on what to learn. The children need to learn about how to handle the gender issue. They need to learn to handle manhood or womanhood. जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, पर बच्चों को मालूम नहीं लाइब्रेरी क्या होता है। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट इतने गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट से होनहार क्यों है? Motivation on the part of the teachers is in acute short supply. We can teach the teachers how to use the technology. We're not told how to become productive members of the society for tomorrow. The teachers first need to be trained upon, and then only they can give quality education, quality training to the students. अपने हिसाब से बच्चों पे सिलेबस नहीं थोपना चाहिए। I have asked NCERT to half the portion because we talk of value education. They did not worry about the marks. They must concentrate on learning more. What ails the school education in India? Watch the Pulse on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारत के प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट 1 के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो इस श्रृंखला का दूसरा वेधशाला प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष पिंडों के विस्तृत अध्ययन के लिए एस्ट्रोसैट 2 प्रक्षेपित किया जाएगा। इस संदर्भ में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने पेलोड तथा मिशन के लिए उन संस्थानों से वैज्ञानिक उपकरण बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की है जहां खगोल विज्ञान अथवा खगोल भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष के बाहरी भाग की समझ विकसित करने में अंतरिक्ष वेधशाला सहायक साबित होता है। ये दूरस्थ ग्रहों, आकाशगंगाओं तथा अंतरिक्ष के अन्य पिंडों की निगरानी में मदद देता है। पहले अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट 1 का प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को किया गया। इसका वजन 1515 किलोग्राम था तथा इसे अंतरिक्ष यान PSLV C-30 की मदद से धरती से 650 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया था। इसकी जिंदगी 5 वर्षों के लिए है। एस्ट्रोसैट 1 97 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेता है तथा प्रतिदिन धरती के 15 चक्कर लगाता है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान यानी NIPGR तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली में 15 से 17 फरवरी तक रामालिंगा स्वामी पुनः प्रवेश फेलोशिप योजना का 8वां सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक फेलोशिप पा रहे अध्येताओं की प्रगति की समीक्षा करना था। सम्मेलन को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। अब तक 396 उम्मीदवारों को ये फेलोशिप दी जा चुकी है, जिनमें से 283 उम्मीदवार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जबकि 190 उम्मीदवार विभिन्न मेजबान संस्थानों में स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि तांबा लेपित पोशाकों से अस्पतालों में विषाणु तथा वायरस के संचार में कमी आ सकती है। ये पोशाक तांबे के विषाणु रोधी सूक्ष्म कणों से तैयार की जाती है जो दीर्घकालीन तथा धोने योग्य होती है। इसे 1 से 100 नैनोमीटर आकार से तांबे के सूक्ष्म कणों से ब्रश किया जाता है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि तांबा युक्त सूती तथा पॉलिस्टर कपड़ों में इकोलाई जीवाणु रोधी गुण विकसित हुए हैं। अध्ययन के परिणाम नैनो मटेरियल्स पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। अब तक माना जाता था कि हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा मिल्की वे से 2 से 3 गुना बड़ा है, लेकिन हाल ही के शोध से यह साबित हुआ है कि दोनों आकाशगंगाओं का आकार लगभग बराबर है।
इस अध्ययन में एंड्रोमेडा का वजन सूर्य से 800 अरब गुना अधिक तथा आकाशगंगा के बराबर पाया गया। यह अध्ययन मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है। IIT मद्रास भारतीयों के कैंसर का आनुवांशिक डेटाबेस तैयार कर रहा है। इस डेटाबेस का उद्देश्य कैंसर का समय रहते पता लगाना तथा बेहतर चिकित्सा पद्धति विकसित करना है। नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक या NCTB भारतीय मरीजों से कैंसर के ऊतक एकत्र कर रहा है ताकि कैंसर आनुवांशिक डेटाबेस तैयार किया जा सके। ऐसा कोई डेटाबेस अब तक उपलब्ध नहीं था। इससे जनसंख्या में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की जल्द पहचान तथा एक पहचान किट तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे चिकित्सा की बेहतर रणनीति विकसित करना आसान होगा। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं शांति स्वरूप भटनागर को, जो भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1894 को हुआ था। उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर औद्योगिक रसायन विज्ञान तथा रासायनिक यौगिकों की चुंबकीय क्षमता पर व्यापक अनुसंधान किया। वो पेट्रोलियम उद्योग जगत की समस्याएं सुलझाने में काफी सक्रिय थे, जैसे मोम की गंध हटाना, केरोसिन के लौ की ऊंचाई बढ़ाना, अवशेषों का सब्जी उत्पादन तथा खनिज तेल उद्योगों में प्रयोग करना इत्यादि शामिल हैं। 1942 में शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के प्रथम महानिदेशक बने। उनके नेतृत्व में देश भर में विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान के लिए 12 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, धात्विक तथा रासायनिक अनुसंधान इत्यादि। उन्होंने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1943 में उन्हें यूनाइटेड किंगडम के रॉयल सोसाइटी का सदस्य निर्वाचित किया गया। 1954 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में CSIR 1958 से हर वर्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिभावान वैज्ञानिकों को सर्वाधिक प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दे रहा है। विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना में उनका अमूल्य योगदान आज भी देश में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहा है। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नए खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।